प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। दोस्तों, आज हम एक प्रसिद्ध नाटक कोमल गांधार की समीक्षा करेंगे और इसके नाटककार हैं शंकर शेष। शंकर शेष जी का जो साहित्यिक परिचय है इसको हम पहले दे देते हैं, जिससे आपको इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियों का पता चल जाएगा और ये किस प्रकार की रचना करते हैं। इनकी रचनाओं का विषय सामान्यतः क्या रहता है, इससे आपको आभास हो जाएगा कि ये किस प्रकार की रचनाएं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शंकर शेष जी का परिचय। इसके पश्चात हम कोमल गांधार नाटक की समीक्षा करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न स्मृति शेष नाटककार डॉक्टर शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1956 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद सन 1961 में इन्होंने हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन नामक विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे कुछ वर्षों तक मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा में सहायक प्राध्यापक रहे। इसके उपरांत उन्होंने मध्य प्रदेश में ही आदिम जाति अनुसंधान संस्था में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त सन 1974 से 1981 के बीच तक भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा विभाग के मुख्य अधिकारी के रूप में भी जीविकोपार्जन किया। उनका निधन जो है वह 28 अक्टूबर 1981 को हुआ। जन्म को याद रखेंगे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1933 और निधन 28 अक्टूबर 1981। जहाँ तक लेखन का प्रश्न आता है तो शंकर शेष जी ने विद्यार्थी जीवन से ही कविता, कहानी आदि का लेखन आरंभ कर दिया था। तो उनकी विविध मुखी रचनाओं की संक्षिप्त सूची हम आपको दे रहे हैं। इसमें उपन्यास में इन्होंने लिखा है तेंदू के पत्ते, खजुराहो की अलका, चेतना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह जो उपन्यास है दोस्तों यह अपूर्ण है। एकांकी में उन्होंने लिखा है एक प्याला कॉफ़ी, पुलिया, अजायब घर और त्रिभुज का चौथा कोण। कहानी में इन्होंने लिखा है चेहरे, ओले, 2-4 कहानियाँ आदि। बाल नाटक का भी लेखन इनके द्वारा किया गया है, जैसे बीमार का इलाज, मिठाई की चोरी आदि। अब बात करते हैं नाटक की। तो ये मुख्यतः नाटककार है दोस्तों। नाटक से ही इन्हें प्रसिद्धि मिली। तो नाटक में इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, जैसे मूर्तिकार, बंधन अपने अपने, फंदी, राक्षस, तिल का ताड़, रत्नगर्भी, आधी रात के बाद, चंदन दीप, नई सभ्यता नई नमूने, पोस्टर, बाढ़ का पानी, घरौंदा, रक्त बीज, अरे मायावी सरोवर, एक और द्रोणाचार्य, बहुत ही प्रसिद्ध है एक और द्रोणाचार्य नाटक इनका, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती का दीप तथा कोमल गांधार। तो यहाँ पे इनके जो मुख्य रचनाएं हैं जिनसे इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, इनको आपको दिया गया है। तो उल्लेख करना असंगत न होगा कि डॉक्टर शंकर शेष को अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो मुख्य पुरस्कारों में इन्हें मिला है मध्य प्रदेश शासन से बाढ़ का पानी रचना पर
7,000 रुपये का पुरस्कार। मध्य प्रदेश शासन की ही ओर से इन्हें बंधन अपने अपने रचना पर 1100 रुपये का पुरस्कार मिला और इनकी फिल्म इनके द्वारा लिखा गया जो फिल्म है दूरियां, इनके लिए फिल्म फेयर का इनको पुरस्कार मिला तथा मुख्य पुरस्कारों में जो रचनाएं आती है, जो घरौंदा दूरियां के लिए इन्हें आशीर्वाद पुरस्कार दिया गया। तो घरौंदा नामक रचना में एक फिल्म भी बनी है दोस्तों, इसको आप देखना ना भूलिएगा। नाट्य चिंतन की बात करें तो यद्यपि डॉक्टर शंकर शेष ने अनेक काव्य रूपों में साहित्य सृजन किया है, फिर भी वास्तविकता यह है कि नाट्य लेखन को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। वे कहते हैं कि नाटक लिखने से पहले मैं कल्पना चक्षुओं से उसे पूरा देखता हूँ। कल्पना के भव्य मंच पर अकेले दर्शक के सम्मुख होते नाटक का जो सुख मिलता है वह वर्णनातीत है, इसलिए अन्य किसी विधा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। तो सारिका नामक पत्रिका में 16 जनवरी 1982 में इन्होंने ऐसा लिखा था। नाट्य निर्देशक को पूरी छूट देने के वे पक्ष में बात करते हैं। वे कहते हैं कि नाटक साहित्य की एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें रचना का जन्म 2 बार होता है और तभी नाटक को संपूर्णता मिलती है। मैं निर्देशक को खुली छूट देने के पक्ष में हूँ। रक्त बीज जो नाटक है दोस्तों, इसके आरंभ में निर्देशक अरविंद देशपांडे का वक्तव्य इस तथ्य का परिचायक है कि डॉक्टर शंकर शेष पूर्वाभ्यास के दौरान न केवल कमियां सुधारने के लिए तत्पर रहते थे, अपितु वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से कृति को सक्षम बनाने का भी पूरा प्रयत्न करते थे। वे कहते हैं अरविंद देशपांडे की उन्होंने रिहर्सल देखी और नाजुक स्थल पकड़ लिया तथा 1 माह बाद एक तरह से पुनः लिखकर वह अंक दिया। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष की अवधि में यह नाटक पूरा हुआ। यहाँ पे रक्त बीज नाटक की बात की जा रही है। लेखन और पुनर्लेखन की प्रक्रिया में कई और बातें सामने आती रही और हर बार प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में उत्तेजना बनी रही। डॉक्टर शेष ने लेखकीय दायित्व अत्यंत प्रसन्नता, कलात्मकता के साथ पूरा किया। डॉक्टर शेष के व्यक्तित्व में परिश्रम, प्रतिभा, सहनशीलता, दूरदृष्टि और सुझावों के सहज स्वीकारने की वृत्ति का अद्भुत समन्वय था। तो स्पष्टतः डॉक्टर शंकर शेष नाट्य लेखन के लेखक के रूप में निर्देशकों के सुझावों को स्वीकारते हुए न केवल स्वयं कृति में परिवर्धन कर देते थे, वरन प्रस्तुतकर्ताओं को भी ऐसी छूट देते थे। इस प्रकार 1955 में मूर्तिकार एकांकी के प्रणयन मंच से अपनी रंग यात्रा आरंभ करने वाले शंकर शेष निश्चित रूप से एक अत्यंत संतुलित और व्यावहारिक नाट्य लेखन के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो शंकर शेष का व्यक्तित्व निश्चय ही आप जान गए होंगे। अब आती है विषय वस्तु का प्रश्न। तो जहाँ तक इनके नाटकों में विषय वस्तु का प्रश्न है, शंकर शेष जी ने अपने नाटकों में समसामयिक युग की विभीषिका से त्रस्त मनुष्य की वेदनाओं, यंत्रणाओं को पूर्ण विश्वसनीयता और सहजता से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। शंकर शेष जी के नाटक प्रयोग के लिए प्रयोग जैसी ग्रंथि से सर्वथा मुक्त हैं। अपने नाटकों में डॉक्टर शेष मनुष्य के हर क्षण सावधान, सतर्क रहने का परामर्श देते प्रतीत होते हैं।
क्योंकि कोई एक क्षण यदि व्यक्ति विशेष को महत्वाकांक्षी बनाकर अनुचित कर्म करवा सकता है, तो ऐसा ही कोई मोह का क्षण स्वार्थ सिद्धि के परिप्रेक्ष्य में अन्यायी अत्याचारी को अनुचित पक्षधरता हेतु विवश कर सकता है। कोमल गांधार ऐसे ही मोह के क्षण में अपनी प्रतिज्ञा खंडित करती प्रतीत होती है। तो चलिए दोस्तों, कोमल गांधार नाटक की हम बात करते हैं। दोस्तों, कोमल गांधार एक समस्या प्रधान नाटक है। कोमल गांधार में लेखक ने क्षण के मोह की ही नहीं, अन्य अनेक समस्याओं को भी उठाया है, जैसे नारी की अस्मिता, राजनीति का घिनौनापन, मिथ्या अहम, पलायन आदि। इस कृति का सौंदर्य की बात करें तो इस तथ्य में निहित है कि उसमें इतनी अधिक समस्याओं के बावजूद किसी तरह का बिखराव नहीं आ पाया और वह पाठ्य अथवा रंगमंचीय दोनों दृष्टियों से डॉक्टर शेष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना बन गई है। नारी अस्मिता का जो प्रश्न है वह गांधारी के पति विषयक चुनाव के संदर्भ में उभरा है, जहां गांधारी उसे भावी पति के अंधत्व के संबंध में अंधेरे में रखा जाता है। वह धृतराष्ट्र से प्रश्न करती है कि स्त्री का स्वाभिमान कोई अर्थ नहीं रखता क्या? आपके परिवार में उसकी कोई अस्मिता नहीं है क्या? वह इस आघात को सह नहीं पाती और समाज से लड़ने का संकल्प कर लेती है। कोमल गांधार नाटक में गांधारी कहती है कि ये लोग समझ लें, स्त्री एक खाली जमीन नहीं है जिसे रौंद कर आसानी से जिया जा सके। तो गांधारी का आक्रोश न केवल अपने को दंडित करने अपितु अन्यायियों को भी सबक सिखाने में रूपांतरित हो जाता है। वह आंखों पर पट्टी बांध लेती है और इस प्रकार सहज स्वाभाविक जीवन से एक प्रकार का पलायन कर जाती है। संसार भले ही गांधारी के अपने संकल्प के परिप्रेक्ष्य में महान, पूज्य जैसे विशेषणों से युक्त कर दे, गांधारी व्यक्तिगत स्तर पर जीवन के रस से शून्य हो जाती है। जीवन के प्रति उसका आकर्षण मर जाता है। बकौल धृतराष्ट्र, विवाह कर देने से ही वंशज पाने का सपना पूरा नहीं हो जाता। गांधारी और मेरे बीच जो बर्फ का पहाड़ है उसे ना आप हटा सकते हैं न मैं। गांधारी और धृतराष्ट्र के दाम्पत्यगत संबंधों की ऐसी विकट परिणति राजनीति की उस विभत्सता को रेखांकित कर देती है जो साधन के स्थान पर साध्य को महत्व देती है। वह कहती है कि मेरी सहमति का कोई अर्थ नहीं है क्या? क्यों नकार दिया गया मेरे अस्तित्व को पूरी तरह? राजनीति इतनी क्रूर होती है क्या? तो प्रसंगवश आंखों पर पट्टी बांधने की जो समस्या है, यह अहम के रूप में एक नया आयाम धारण कर लेती है। गांधारी ने पट्टी बांधने का निर्णय ले तो लिया, पर अब उसके लिए पीछे लौटना सहज संभव नहीं रहा। उसके लिए पट्टी खोलने का मतलब होगा उस राज्य की सर्वोच्च स्त्री पर लोगों का विश्वास कम हो जाना। लोग हंसेंगे मुझ पर। गांधारी अपनी झिझक, अपने अहम से मुक्ति पाने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार है, बशर्ते पति उससे ऐसा करने के लिए कहे। पर धृतराष्ट्र अपने अहम के कारण ऐसा नहीं कर पाता। वह कहता है कि मेरा अहम आड़े आया। मन ने कहा, भोगने दो इस
हठ धर्मी को यह व्यथा, व्यथा भोग कर ही शायद दूसरों के अंधत्व की व्यथा समझेगी। तो यहाँ पे अहम, राजनीति और नारी अस्मिता के अतिरिक्त कोमल गांधार नाटक की एक अन्य समस्या है मातृत्व और मातृत्वगत दायित्व की। गांधारी जो है संतानवती होने पर भी यद्यपि संकल्पबद्धता के कारण संतान दर्शन नहीं करती है, यद्यपि कालक्रम से ममता अपना प्रभुत्व जमा लेती है और गांधारी प्रतिज्ञा भंग हेतु बाध्य हो जाती है, पुत्र दर्शन की ललक उसकी आंखों से पट्टी उतरवा देती है। आपको याद होगा दोस्तों, दुर्योधन के लिए वह अपने आँख की पट्टी खोलती है, क्योंकि दुर्योधन इस महाभारत के युद्ध में अकेला बचा हुआ उसका पुत्र है। अन्य पुत्रों का दर्शन वह कर ही नहीं पाती, मात्र दुर्योधन के दर्शन के लिए वह अपनी आँखों की पट्टी उतार देती है। गांधारी स्पष्ट स्वीकार करती है कि पत्नित्व से मातृत्व क्यों सबल हो उठा मैं नहीं जानती, पर मुझसे अपराध हुआ है। माँ बाप का मिथ्या अहम, माँ बाप द्वारा संतान की उपेक्षा संतान के लिए कितनी घातक है, इस व्यथा को दुर्योधन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हमें तो माँ बाप ने केवल अस्तित्व दिया, हमारी रचना नहीं की, अथवा सारी जिंदगी हम सब भाई अपने रास्ते की खोज में भटकते रहे। शकुनी मामा के अलावा था कौन? उनका अपना सोचने का ढंग था। उन्होंने जीवन को युद्ध भूमि न मानकर केवल चौपड़ का खेल माना। उन्होंने हमें षड्यंत्र के रास्ते दिखाए और हम सारी जिंदगी एक बचाव की मुद्रा में बने रहे। तो यहाँ पे दुर्योधन का वक्तव्य से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी माँ बाप के अभाव में जिया। अंततः गांधारी को आत्मबोध होता है और गांधारी को लगता है कि जीवन से अकारण पलायन उसकी भूल थी। जीवन प्रवृत्ति में है, न कि निवृत्ति में। यह भी कि मिथ्या अहम ने उनका जीवन नष्ट कर दिया, इस बात का भी ज्ञान उसे हो जाता है। वह पट्टी खोल देती है। धृतराष्ट्र ही उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। गांधारी जैसे बड़ी व्यथा से पूछ रही है कि हमारी शोकांतिका की तह में कहीं दोनों का अहम तो नहीं था महाराज। तो स्पष्ट है कि लेखक शंकर शेष जी ने कोमल गांधार में एक नहीं अनेक समस्याओं का संस्पर्श करते हुए प्रगति की मांग को सर्वोच्चता प्रतिपादित किया है, जो मानवीय दृष्टि से एक स्वस्थ और ग्राह्य दृष्टिकोण है। इस नाटक के पात्र सृष्टि की बात करें दोस्तों, तो जहाँ तक पात्र सृष्टि का प्रश्न है, गांधारी ही इस नाटक की केंद्रीय धुरी है। जैसा कि इस नाटक के नाम से स्पष्ट है, कोमल गांधार, तो यह गांधारी से संबंधित है, जिसके इर्द गिर्द नारी अस्मिता, राजनीति, मातृत्व, अहम, पलायन जैसी समस्याएं चक्कर काट रही है। निश्चित रूप से लेखक ने उसके परंपरागत चरित्र की रक्षा की है। फिर भी कथ्य की आवश्यकता है के अनुरूप नवीन संस्पर्श देकर उसे अधिक मानवीय, अधिक विश्वसनीय, अधिक सामयिक बना दिया है। वह नाटक में एक ऐसी नारी के रूप में उपस्थित है, पुरुष जिसका शोषण करना युगों से अपना अधिकार समझता आया है, लेकिन जो आज इतनी जागरूक है और विद्रोहिणी हो गई है कि आंख मूंद कर पुरुष अत्याचारों को, पुरुष द्वारा किए जा रहे शोषण को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है।
वह कहती है कि मैं इस परंपरा को तोड़ सकती हूँ। दासी इन्हें अनुभव कर सकती हूँ कि स्त्री पर अन्याय करने का नैसर्गिक अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। इन सब को अपने अपराध की आग में तो जला ही सकती हूँ, अथवा ये लोग अब समझ लें, स्त्री एक खाली जमीन नहीं है जिसे आसानी से रौंद कर शांति से जिया जा सके। कुरु वंश को अपने इस अन्याय की कीमत चुकानी होगी दासी। तो आंखों पर पट्टी बांधने जैसा निर्णय लेकर उसे क्रियान्वित करना जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है, जो निश्चित रूप से आज की नारी की बदली हुई मानसिकता के अनुरूप है। मोह के क्षण में स्खलन, पुत्र दर्शन की लालसा में पट्टी उतारना, जहां गांधारी की सहज मानवी बना देता है, वहीं मां के ममत्व को मनोवैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है। वह कहती है कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूं महाराज, मैंने बेईमानी की है, मैंने अपने सार्वजनिक प्रतिज्ञा तोड़ने का अपराध लिया है और उससे बड़ा अपराध आपको न बताने का, लेकिन मोह के क्षण से मैं भी नहीं बच पाई। पत्नित्व से मातृत्व क्यों सबल हो उठा मैं नहीं जानती, पर मुझसे अपराध हुआ है। अब प्रसंगवश दासी धृतराष्ट्र संबंधों के माध्यम को यहाँ पे दिखाया गया है, दासी और धृतराष्ट्र के संबंध को। तो इसके माध्यम से नारी शोषण की समस्या एक अन्य रूप में हमारे सामने आती है। धृतराष्ट्र नाटक में सीधे साधे आम आदमी के रूप में चित्रित है, जिसकी सहज मानवगत अपेक्षाएं, आवश्यकताएं, सबलताएं, दुर्बलताएं हैं, लेकिन जिसे राजनीति अपने हाथ का खिलौना बना लेती है। भीष्म राजनीति के उस कुटिल घिनौने रूप का अप्रतिम प्रतीक है, जो साधनों की सूचिता असुचिता से निरपेक्ष रहकर साध्य प्राप्ति कर अपनी आग गड़ाए रहता है। संजय एक स्थल पर टिप्पणी भी करता है। वह कहता है, तो आपकी असली समस्या है राजनीति, मनुष्य नहीं। खैर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। हमारी यात्रा शव यात्रा से भी ज्यादा गंभीर होगी महाराज। दुर्योधन की बात की जाए दोस्तों, तो कोमल गांधार में भी खल रूप में ही चित्रित इनको किया गया है। यह एक अलग बात है कि शंकर शेष ने खलत्व के लिए दुर्योधन को नहीं, उसके माँ बाप को उत्तरदायी माना है। अर्थात खलत्व का जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, न कि दुर्योधन। और विशेष रूप से गांधारी को उन्होंने माध्यम बनाया है, जिसने अहम या फिर एक अथवा दूसरी विवशता के तहत बच्चों की परवरिश में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन कहता है, होगी तो मन में हमारे लिए अपार ममता, मैंने कब कहा, लेकिन उसकी आँच हम लोगों तक कभी नहीं आई, उसके उफान का हमने कभी अनुभव नहीं किया। तो वास्तविकता यह है कि नाटक में दुर्योधन के खलत्व पर उसका माँ बाप के प्रेम से वंचित होना, उपेक्षित रूप इतना अधिक प्रभावशाली है कि सहृदय के मन में उसके प्रति आक्रोश के स्थान पर दुर्योधन के लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है, जो निश्चित रूप से डॉक्टर शेष के नाट्य कौशल का ही परिचायक है। बच्चों के लिए माँ बाप की आत्मीयता कितनी अभिष्ट है, कितनी जरूरी है, यह दुर्योधन की त्रासदी के माध्यम से अनायास रेखांकित हो जाता है। अर्थात बच्चे के बिगड़ने का श्रेय उनके माँ बाप को है, इस तरह से इस नाटक में बताया गया है। नाटक में संजय के चरित्र को अगर देखें तो एक ऐसा वह बुद्धिजीवी मनुष्य है जो सब कुछ देखने,
सुनने सहने के लिए अभिशप्त है। यही नहीं, अपनी विवशता असमर्थता के आलोक में खुद ही खत्म हो जाना चाहता है। संजय कहता है, कोई मेरे शब्द क्यों नहीं छीन लेता प्रभो, मेरी आँख की पुतलियाँ क्यों नहीं पथरा जाती, कोई मुझे इस रास्ते की बेडौल शिला क्यों नहीं बना देता। तो स्पष्ट है दोस्तों, नाटकों में पात्रों की संख्या जहाँ बहुत कम है, वहीं लेखक ने पात्रों की परंपरागत रूप की रक्षा करते हुए भी कथ्य की मांग के अनुरूप उनमें ऐसी विशेषताएं संयोजित कर दी है जो उन्हें युगीन सांचे में ढालकर कथ्य को और अधिक प्रखर, विश्वसनीय और संप्रेषणीय बना देती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस नाटक के मुख्य कथ्य और इनके चरित्रों से परिचित हो गए। यह नाटक गांधारी को केंद्र बिंदु मानकर लिखा गया है और बहुत सारी समस्याएं इस नाटक में दर्शाई गई है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस नाटक के अंक और दृश्य विभाजन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।